कहानी एक लड़के से शुरू होती है जो एक अजीब से अनजान कमरे में अपनी आंखें खोलता है। धीरे धीरे जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक औरत उसके ऊपर झुककर उसे देख रही है। पहले तो वो सोचता है कि शायद ये उसकी माँ है, लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी असली माँ तो इस औरत से काफी ज्यादा उम्र की थी। कंफ्यूजन में वो अपने हाथों की तरफ देखता है और पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अब एक बेबी बन चुका होता है। हालात और भी अजीब तब हो जाते हैं जब वो अपना स्टेटस चेक करता है। उसके सारे स्टैट्स वापस लेवल 1 पर चले गए होते हैं, और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उसका कोई नाम भी नहीं रहता। अचानक उसी कमरे में एक लंबा आदमी आर्मर पहने हुए एंट्री करता है। वो औरत उसे बहुत रिस्पेक्ट से किंग कहकर बुलाती है। वो आदमी बेबी के पास आकर उसे ध्यान से देखने लगता है। उसे देखकर लड़का मन ही मन सोचता है कि क्या ये इस दुनिया का एम्परर या कोई बड़ा रूलर है। थोड़ी ही देर बाद उस बेबी को एक प्रीस्ट के सामने ले जाया जाता है, नेमिंग सेरेमनी के लिए। उस सेरेमनी में उसका नाम नोआ रखा जाता है और उसे 13th इंपीरियल प्रिंस घोषित किया जाता है। नोआ तुरंत अपना स्टेटस फिर से चेक करता है और देखता है कि इंपीरियल प्रिंस उसकी टाइटल लिस्ट में ऐड हो चुका है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो इस एम्पायर के एम्परर का सीधा बेटा है। नेमिंग सेरेमनी खत्म होते ही एम्परर प्रीस्ट से पूछता है कि नोआ की एफिनिटी क्या है। प्रीस्ट जवाब देता है कि नोआ की एफिनिटी वाटर है और उसका असाइंड फीफ अल्मीरिया होगा, जो एक ऐसी लैंड है जहां वाटर क्लैन के बहुत से लोग रहते हैं। ये सुनकर एम्परर थोड़ा रिलीव्ड महसूस करता है। इसके बाद एम्परर प्रीस्ट से कहता है कि नोआ के पूरे स्टैट्स रिवील किए जाएं। जैसे ही प्रीस्ट स्टैट्स बताता है, कमरे में मौजूद हर इंसान शॉक हो जाता है। नोआ के हर एक स्टैट पहले से ही मैक्स आउट होते हैं और उसकी वाटर एफिनिटी एसएस रैंक तक पहुंच चुकी होती है, जबकि उसका जन्म हुए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए होते हैं। इतनी कम उम्र में अवेकनिंग होना इस दुनिया में तभी नहीं हुआ था, इसलिए वहां मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के जन्म के गवाह बन रहे हैं। उसी पल नोआ को एहसास होता है कि उसे एक नई लाइफ मिली है और वो री इनकारनेट होकर एक नोबल फैमिली में जन्म ले चुका है। जिस एम्पायर में वो रहता है उसे मीर एम्पायर कहा जाता है। ये वॉरियर्स की एक पावरफुल नेशन है जो ऊंचे उबड़ खाबड़ माउंटेन्स के बीच बसी हुई है। इसकी कैपिटल एक खुले प्लेन में स्थित है और ये एम्पायर इस समय गोल्डन एज में चल रही है, जहां पैसा लगातार और ज्यादा पैसा पैदा कर रहा है, जिससे कल्चर और लाइफस्टाइल काफी रिच और कलरफुल बन चुका है। इस एम्पायर के एम्परर के 10 से ज्यादा बेटे हैं, जिन्हें इंपीरियल प्रिंसेस कहा जाता है। लोग इन प्रिंसेस को बहुत पसंद करते हैं और उन्हें सबसे प्रेस्टिजियस नोबल्स माना जाता है। नोआ की री इनकारनेशन के 6 साल बाद उसे एक जरूरी बात समझ में आती है। दूसरों को उसके स्टैट्स अलग अलग और बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो स्टैट्स उसके सबॉर्डिनेट्स की वजह से बूस्टेड होते हैं। जैसे उसकी एस रैंक वाटर स्किल पूरी तरह अल्मीरिया की वजह से है, जो उसे जन्म के समय असाइन किया गया फीफ है। उसके बाकी कई स्टैट बोनसेस उन मेड्स की वजह से हैं जो उसकी सर्विस करती हैं। मतलब साफ था, जितने ज्यादा सबॉर्डिनेट्स उतनी ज्यादा नोआ की पावर। उसे ये भी शक होने लगता है कि उसका लेवल कभी कैप नहीं होगा और वो एंडलेसली बढ़ता रहेगा। जब मेड्स उसे अच्छे से ड्रेस कर देती हैं तो उसे नीचे भेज देती हैं। उसके जाने के बाद मेड्स आपस में बात करती हैं और मानती हैं कि नोआ कितना अलग और स्पेशल है। उसकी उम्र के बच्चे नॉर्मली स्कूल के स्टूडेंट जैसे शरारती होते हैं, जो हर समय मस्ती और ट्रबल करते रहते हैं, लेकिन नोआ बिल्कुल अलग है। वो काम है, कंपोज्ड है और कॉलेज के मैच्योर स्टूडेंट की तरह सोचता है। लंच के समय एवेलिन नाम की एक ब्यूटीफुल मेड जो हॉस्पिटैलिटी में एक्सपर्ट है, नोआ के पास आती है और बताती है कि क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस उससे मिलने आए हैं। वो ये भी कहती है कि उन्होंने कहा है कि नोआ आराम से खाना खत्म कर सकता है, लेकिन नोआ जानता है कि क्राउन प्रिंस कौन होता है और वो स्कूल या कॉलेज की तरह कोई नॉर्मल सीनियर नहीं होता, इसलिए वो किसी भी हाल में उसे वेट नहीं करा सकता। वो तुरंत मेड से कहता है कि उसे उनके पास ले जाया जाए। नोआ अपने बड़े भाइयों एल्बर्ट और हेनरी से मिलने जाता है। एल्बर्ट क्राउन प्रिंस है और हेनरी फोर्थ प्रिंस। थोड़ी फॉर्मल ग्रीटिंग के बाद एल्बर्ट बताता है कि वो उसके लिए गिफ्ट लाए हैं। उसी समय एक डरा हुआ सर्वेंट अंदर आता है, जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड केस होता है। उस केस से एक डार्क और ऑमिनस ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिससे पूरा कमरा हैवी और टेंस हो जाता है। एल्बर्ट सर्वेंट को केस खोलने का आदेश देता है। जैसे ही केस खुलता है, नोआ की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और उसे सोल्जर्स की चीखें सुनाई देने लगती हैं, जो एल्बर्ट से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे होते हैं। उन आवाजों में डर और डेस्परेशन साफ महसूस होती है और नोआ तुरंत समझ जाता है कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है। एल्बर्ट नोआ से उस स्वॉर्ड को उठाने को कहता है। हालांकि नोआ बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन ये क्राउन प्रिंस का गिफ्ट होता है, इसलिए मना करना पॉसिबल नहीं होता। नोआ सावधानी से स्वॉर्ड उठाता है। शुरू में वो थोड़ी हैवी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो बैलेंस बना लेता है। इसके बाद एल्बर्ट जिसे पूरे एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तलवार माना जाता है। अब तक करीब 120 लोग सिर्फ इसे मास्टर करने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं।
जब नोआ ये सुनता है तो उसका फेस थोड़ा नर्वस हो जाता है। हेनरी ये नोटिस कर लेता है। वो नोआ से कहता है कि उसे वरी करने की जरूरत नहीं है। हेनरी समझाता है कि जो भी इंसान इस स्वॉर्ड के लायक नहीं होता, जैसे ही वो इसे उठाने की कोशिश करता है, तलवार का कर्स उसे उसी मोमेंट मार देता है। इस हिसाब से नोआ का बिना किसी प्रॉब्लम के स्वॉर्ड उठा पाना ये प्रूव करता है कि वो कम से कम कुछ हद तक इसके वर्दी जरूर है। इसके बाद एल्बर्ट नोआ की पीठ थपथपाता है और ये कहते हुए रूम से बाहर निकल जाता है कि ये एक बहुत वैल्यूएबल डेमोन्स्ट्रेशन था। एल्बर्ट के जाते ही नोआ के दिमाग में गुस्सा भर जाता है। वो सोचता है कि यह आदमी पूरे टाइम उसे टेस्ट कर रहा था, और वो भी ऐसी चीज से जो उसे आसानी से मार सकती थी। नोआ मन ही मन एल्बर्ट को गालियां देना चाहता है, लेकिन वो अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखता है। उसे अच्छे से पता है, अगर उसने ऐसी कोई बात लाउड बोल दी तो शायद वो उसी जगह मार दिया जाएगा, इसलिए वो चुप रहना ही बेटर समझता है। जब दोनों प्रिंसेस कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं, हेनरी एल्बर्ट से पूछता है कि क्या नोआ के पास छोड़ना सच में सही डिसीजन था, खासकर जब वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। एल्बर्ट आराम से जवाब देता है कि इतनी ब्रिलियंट तलवार नोआ जैसे ब्रिलियंट इंसान के हाथों में होना ज्यादा सही है। इतना ही नहीं, एल्बर्ट ये भी कहता है कि नोआ जितना टैलेंटेड है, उसे उतना ही जरूरी है कि वो ये भी सीखे कि अपने ही पेट के काटने का दर्द कैसा होता है। उसी रात नोआ नोटिस करता है कि उसकी मेड जोई कुछ ज्यादा ही अनईजी लग रही है। नोआ उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जोई पहले उसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान नहीं करना चाहती और कहती है कि सब ठीक है। नोआ इंसिस्ट करता है और थोड़ी हेजिटेशन के बाद जोई आखिरकार सच बता देती है। वो कहती है कि वो कुछ टाइम ऑफ लेना चाहती है। वो नोआ को बताती है कि हाल ही में उसके होम टाउन में भयानक फ्लड आया था, जिसकी वजह से उसका पूरा फार्म बह गया। वही फार्म उसकी मां की ओनली इनकम का सोर्स था। इस वजह से जोई बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करने चली जाए, क्योंकि लोगों ने उससे कहा था कि एक इंपीरियल प्रिंस की सर्वेंट रह चुकी लड़की वहां खुद को बहुत हाई प्राइस पर सेल कर सकती है। ये सुनते ही नोआ का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो तुरंत साफ शब्दों में कह देता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। नोआ कहता है कि वो उसकी मां को मैंशन में जॉब देगा। उसकी मां गेट ओपनिंग और सिक्योरिटी का काम संभालेगी और वो उसे अच्छे खासे पैसे भी देगा। जोई बोलती है कि जो सैलरी नोआ ऑफर कर रहा है वो उस पोजीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इस पर नोआ और आगे बोलता है कि मैंशन के पास एक खाली हाउस भी है जहां जोई और उसकी मां साथ में रह सकती हैं। ये सुनते ही जोई खुद को रोक नहीं पाती। वो रोने लगती है और बार बार नोआ को थैंक्स कहती है, उसकी काइंडनेस और जेनरोसिटी के लिए। जोई को लगता है कि नोआ सच में बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन नोआ अंदर से जानता है कि वो ये सब सिर्फ गुडविल की वजह से नहीं कर रहा। अगर उसकी कोई फॉर्मर सर्वेंट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करती तो ये 13th इंपीरियल प्रिंस की रेप्यूटेशन पर दाग होता। जोई उसकी सर्वेंट है और सर्वेंट होने का मतलब है कि वो लाइफ भर उसकी सर्विस करेगी। नोआ को पूरा भरोसा हो जाता है कि आज के बाद जोई कभी भी उसकी लॉयल्टी बिट्रे नहीं करेगी। इसके बाद नोआ बटलर डिलन को बुलाता है और उसे फ्लड वाली सिचुएशन के बारे में बताता है। नोआ डिलन से कहता है कि वो जोई के होम टाउन डॉसो जाए और वहां जितनी ज्यादा लैंड खरीद सकता है खरीद ले। नोआ जानता है कि डिजास्टर के बाद वहां केओस फैलेगा और बैंडिट्स उस सिचुएशन का फायदा उठाने जरूर आएंगे। वो चाहता है कि लैंड पहले ही सिक्योर कर ली जाए, इससे पहले कि हालात और खराब हों। डिलन इस ऑर्डर को सुनकर काफी सरप्राइज हो जाता है। नोआ अभी बहुत यंग है, एक स्कूल के स्टूडेंट जितनी उम्र का, लेकिन फिर भी वो इतनी शार्प प्लानिंग कर पा रहा है ऐसी सिचुएशन में जिसे उसने कभी खुद एक्सपीरियंस भी नहीं किया। असल में ये सब नोआ अपनी पास्ट लाइफ में देख चुका था, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकता, इसलिए वो चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। डिलन मानता है कि आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक सीरियस प्रॉब्लम बताता है। इतनी सारी लैंड खरीदने के लिए बहुत ज्यादा मनी चाहिए, कम से कम कई 100,000 रेन, जो इस एम्पायर की करेंसी है। नोआ को रियलाइज होता है कि उसने फाइनेंस वाला पार्ट ठीक से नहीं सोचा। वो कुछ टाइम सोचता है और फिर डिसीजन लेता है कि कैपिटल के साउथ में जो लैंड उनके पास है उसे सेल कर दिया जाएगा। डिलन को यह सुनकर डाउट होता है, क्योंकि वो लैंड खुद किंग ने नोआ को गिफ्ट की थी और बिना परमिशन उसे सेल करना एक सीरियस क्राइम भी माना जा सकता है। लेकिन नोआ डिलन को काम करता है और कहता है कि किंग के एंगर या पनिशमेंट की चिंता ना करें, इस डिसीजन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा। नोआ कहता है कि नोबल होने का मतलब यही होता है, खुद सैक्रिफाइस करना ताकि दूसरों की लाइफ इजी और सेफ बन सके। डिलन उन वर्ड्स का मतलब समझ जाता है। वो नोआ को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसका होम टाउन भी जोई वाला ही है, इसलिए वो दिल से ग्रेटफुल महसूस करता है। अगले ही दिन नोआ फंड्स लिक्विडेट करवा लेता है और जितनी ज्यादा लैंड पॉसिबल हो उसे खरीदने की तैयारी में लग जाता है।
उस मोमेंट नोआ पूरी तरह रेडी होता है एक फ्यूचर रूलर की तरह सोचने के लिए। जब नोआ खुद जाकर जमीन इंस्पेक्ट करने के लिए रेडी हो रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक अनएक्सपेक्टेड विजिट मिलती है। उसका भाई हेनरी उससे मिलने आ जाता है। हेनरी नोटिस करता है कि नोआ अपने साथ लेवायथन स्वॉर्ड भी ले जा रहा है। वो तुरंत पूछता है कि वो तलवार साथ क्यों ले जा रहा है। नोआ उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले उसे उस स्वॉर्ड से किसी तरह की पावर महसूस हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ, इसीलिए वो डोसो पहुंचकर उसे टेस्ट करना चाहता है। हेनरी फिर नोआ को लेवायथन के बारे में एक जरूरी बात बताता है। वो कहता है कि स्वॉर्ड की अपनी एक विल है, ये सिर्फ उसी इंसान की बात मानती है जिसे ये अपना ट्रू मास्टर मान ले। ये सुनते ही नोआ समझ जाता है कि उसे किसी तरह इस स्वॉर्ड की रिकॉग्निशन अर्न करनी होगी। अभी लेवायथन एक मैड डॉग की तरह है जिसे कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रांग मास्टर चाहिए। हेनरी नोआ को वार्न करता है कि अगर वो स्वॉर्ड साथ ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है, लेकिन सही टाइमिंग से पहले उसका यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये तलवार उसे खुद भी मार सकती है। इतना कहकर हेनरी वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद नोआ और उसकी टीम डोसो पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि फ्लड ने पूरे एरिया को एक डेसोलेट मेसलैंड बना दिया है। चारों तरफ तबाही फैली हुई होती है, टूटे हुए घर, बर्बाद खेत और कीचड़ से भरी जमीन। इस हालत को देखकर वो अंदाजा लगाते हैं कि ज्यादातर लोगों के घरों के साथ साथ उनके लैंड डीड्स भी फ्लड में बह गए होंगे। इसका मतलब ये होता है कि अब जमीन गवर्नमेंट ऑफिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही खरीदी जा सकती है। डिलन और जोई ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनसे कई दशक छोटा एक बच्चा सिर्फ एक नजर में इतना सब समझ गया। नोआ शांति से कहता है कि इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये बस सिंपल लॉजिक है। इसके बाद नोआ और जोई मिलकर जमीन सर्वे करने लगते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है कि एम्पायर के केटरर्स कुछ विलेजर्स को खाना बांट रहे हैं। नोआ भी एक बोल लेकर खाना टेस्ट करता है और तुरंत समझ जाता है कि ये खाना बेहद खराब है, यहाँ तक कि थोड़ा स्पॉइल्ड भी लग रहा होता है। एक विलेजर नोआ की बात सुन लेता है और कहता है कि उन्हें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतनी फूड मिलना भी किस्मत की बात है। ये सुनकर नोआ को बहुत गुस्सा आता है। उसे यकीन नहीं होता कि डिजास्टर के टाइम एम्पायर अपने लोगों को ऐसा घटिया खाना दे रही है। तभी अचानक लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉर्ड गाल वहां इंस्पेक्शन के लिए पहुंचता है। गाल को अच्छी तरह पता होता है कि विलेजर्स को जो खाना दिया जा रहा है वो बहुत खराब क्वालिटी का है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद वो खाना नहीं खा रहा। नोआ अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सीधे गाल को कन्फ्रंट करता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने फूड राशन के पैसे एम्बेजल किए हैं। नोआ कहता है कि सही खाना देने के बजाय गाल पैसा चुरा रहा है और लोगों को स्लॉप खिला रहा है। हैरानी की बात यह होती है कि गाल इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। वो खुलेआम मान लेता है। वो कहता है कि फूड चेन के टॉप पर बैठे लोग सबसे पहले खाने के हकदार होते हैं। ये कहकर वो और उसके आदमी हंसने लगते हैं। उनका ये एटीट्यूड देखकर नोआ का गुस्सा और भड़क जाता है। वो गाल को उसके क्राइम्स के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वार्न करता है, लेकिन गाल को ये पसंद नहीं आता कि कोई बच्चा उसे लेक्चर दे। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और नोआ पर अटैक करने की तैयारी करता है। उसी मोमेंट स्वॉर्ड खुद बाहर निकल आती है और नोआ के पास हवा में हवर करने लगती है। तलवार नोआ को टेस्ट करना शुरू कर देती है। वो अपनी पावर उसके बॉडी में डालती है, ये जज करने के लिए कि वो वर्दी है या नहीं। नोआ के शरीर के कुछ हिस्से डार्क होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वॉर्ड का कर्स उसे निगल लेगा। जब लगता है कि नोआ हारने ही वाला है, तभी उसके अंदर एड्रेनलिन और विल पावर की जबरदस्त वेव आती है। नोआ लेवाइथन को प्रूव कर देता है कि वो उसकी पावर सह सकता है। थोड़ी स्ट्रगल के बाद लेवाइथन पूरी तरह नोआ के सामने सबमिट कर देती है। ये देखकर गाल और ज्यादा एनरेज्ड हो जाता है। वो नोआ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार नोआ पहले अटैक करता है और लेवाइथन से एक ही बार में गाल का सिर अलग कर देता है। अपने लीडर को मरते देख उसके लैकीज गुस्से से भर जाते हैं और नोआ पर हमला करने की तैयारी करते हैं। उन्हें इंटिमिडेट करने के लिए नोआ लेवाइथन को जमीन पर मारता है। उस अटैक से एक मैसिव क्रेटर बन जाता है जो इतना गहरा होता है कि उसका बॉटम दिखाई भी नहीं देता। इस पावर को देखकर खुद नोआ भी शॉक हो जाता है। कुछ देर बाद डोसो का नाइट कैप्टन रोवन वहां पहुंचता है और सामने का सीन देखकर दंग रह जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि नोआ 13th इंपीरियल प्रिंस है, वो तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है। बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन रोवन नोआ की आइडेंटिटी अनाउंस कर देता है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग डर और रिस्पेक्ट के साथ झुक जाते हैं। नोआ सबको बताता है कि गाल और उसके आदमी विलेजर्स से चोरी कर रहे थे, इसी वजह से गाल को एग्जीक्यूट किया गया। नोआ रोवन को आदेश देता है कि बाकी करप्ट ऑफिशियल्स को भी प्रॉपर पनिशमेंट दिया जाए। वो ये भी कमांड देता है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा ठीक तरीके से शुरू की जाए ताकि विलेजर्स पेट भरकर खा सके।
ये सुनकर विलेजर्स खुशी से भर जाते हैं और नोआ की तारीफ करने लगते हैं उन्हें बचाने के लिए। उधर एल्बर्ट को रिपोर्ट मिलती है कि नोआ ने लिवायथन स्वॉर्ड को सक्सेसफुली टेम कर लिया है। एल्बर्ट हल्की सी स्मर्क करता है और समझ जाता है कि नोआ उससे कहीं ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है जितना उसने सोचा था। बाद में नोआ अपने फादर से मिलता है। उसे लगता है कि गिफ्टेड लैंड बेचने की वजह से उसे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन इसके उलट एम्परर उसे थैंक्स कहता है। वो समझाता है कि नोआ की वजह से बैंडिट्स फ्लड का फायदा नहीं उठा पाए। एम्परर इस बात से भी खुश होता है कि नोआ ने लिवायथन को मास्टर कर लिया। जब नोआ के स्टैट्स दोबारा चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी वाटर स्किल ट्रिपल रैंक तक बढ़ चुकी है। ये सब उन सबॉर्डिनेट्स की वजह से होता है जो उसने डोसो में मदद करके हासिल किए थे। ये देखकर एम्परर बेहद इंप्रेस हो जाता है और नोआ से कहता है कि वो आगे भी इसी तरह अपनी पावर और पोजीशन का यूज करता रहे। एम्पायर के लिए नए टैलेंट्स खोजने की बात होती है और नोआ खुशी से इसके लिए अग्री कर लेता है। अगले दिन नोआ रेड स्ट्रीट पर मौजूद एक छोटे से लोकल डाइनर में जाता है। वहां वो एक फेमस स्ट्रीट सिंगर को ढूंढने आता है जो अक्सर उसी जगह परफॉर्म करती है। डाइनर में घुसते ही नोआ एक खाली सीट देखता है और वहां बैठकर चुपचाप पूरे माहौल को ऑब्जर्व करने लगता है। थोड़ी देर बाद एक पिंक हेयर वाली लड़की आगे आती है और कस्टमर्स के सामने गाना शुरू करती है। जैसे ही वो गाना गाती है, नोआ को उसके बारे में सुनी हुई र्यूमर्स याद आ जाती हैं और उसे याद आता है कि उसका नाम अलीशे है। नोआ ध्यान से उसकी सिंगिंग सुनता है। उसे लगता है कि उसकी आवाज बिल्कुल भी खराब नहीं है, लेकिन उसकी सिंगिंग टेक्निक में अभी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर भी ये साफ नजर आता है कि वो गाने को सीरियसली लेती है। वो सिर्फ फन के लिए नहीं गा रही, वो अपने टैलेंट के दम पर सरवाइव करना चाहती है। हर नोट में उसकी मेहनत साफ छलकती है। अचानक डाइनर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। 3 रफ दिखने वाले आदमी अंदर घुस आते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और सबका टेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं। वे सीधे अलीशे पर चिल्लाते हैं और पूछते हैं कि वो गाना गाकर टाइम वेस्ट क्यों कर रही है, जबकि उसके पेरेंट्स का डेट अभी तक चुकाया नहीं गया। ये सुनते ही अलीशे डर के मारे पीछे हट जाती है। तीनों आदमी उसे घेर लेते हैं। कांपती हुई आवाज में वो कहती है कि उसके पास अभी इनफ पैसा नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसके बाद वे आदमी आपस में बात करने लगते हैं कि एक औरत डेट चुकाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। डाइनर में बैठे लोग ये सब देखकर शॉक और डिस्गस्ट महसूस करते हैं, लेकिन कोई कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। इससे पहले कि सिचुएशन और खराब हो, नोआ अचानक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वो शांति से उन आदमियों की तरफ बढ़ता है। नोआ उन्हें याद दिलाता है कि ये इंपीरियल लॉ के खिलाफ है किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स के डेट के लिए मजबूर करना। वे आदमी उसकी बात सुनकर हंसते हैं और सोचते हैं कि ये बस एक स्पॉइल्ड और क्लूलेस ब्रैट है। उनमें से एक नोआ की शर्ट पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन उसी पल नोआ लेवियथिन सॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करता है। एक ओवरवेलमिंग फोर्स पूरे डाइनर में फैल जाती है। वो ताकत देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। नोआ की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ देखकर तीनों आदमी पैनिक में आ जाते हैं और बिना समय गंवाए डाइनर से भाग जाते हैं, इससे पहले कि मामला और बिगड़े। खतरा खत्म होते ही नोआ अलीशे की तरफ मुड़ता है और बहुत सॉफ्टली उससे बात करता है। वो उससे पूछता है कि हर महीने उसे कितना पैसा चाहिए। अलीशे बताती है कि उसका ज्यादातर खर्च उसकी मां के मेडिकल ट्रीटमेंट में चला जाता है। ये सुनने के बाद नोआ उससे कहता है कि अब से वो उसे हर महीने 25 रियान देगा ताकि वो पूरी तरह अपनी सिंगिंग पर फोकस कर सके। इतना ही नहीं, नोआ ये भी वादा करता है कि जैसे जैसे उसकी स्किल इंप्रूव होगी वैसे वैसे उसका पे भी बढ़ाया जाएगा। वो अलीशे को इनकरेज करता है कि वो बिना डर के अपने पैशन को परस्यू करती रहे। अलीशे नोआ का दिल से धन्यवाद करती है और कहती है कि वो उसकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलेगी। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी और अपनी सिंगिंग में पूरी मेहनत लगाएगी। उसी शाम नोआ वापस पैलेस लौटता है तो वो देखता है कि वही 3 आदमी जिनसे उसने डाइनर में सामना किया था, पैलेस गेट के सामने घुटनों पर बैठे हैं। वे सिर झुकाकर माफी मांग रहे होते हैं। नोआ उन्हें थोड़ी देर देखता है और समझ जाता है कि अब उन्हें पता चल गया है कि वो असल में कौन है। नोआ उनसे मिलने नहीं जाता। वो मेट से कहता है कि उन्हें वहां से भेज दिया जाए। वो समझाता है कि प्रिंस कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे जब चाहे तब मिला जा सके। थोड़ी देर बाद नोआ का बड़ा भाई हेनरी अंदर आता है और नोआ के डिसीजन से अग्री करता है। हेनरी मानता है कि उनसे न मिलना सही फैसला था, क्योंकि ऐसे लोगों को आसानी से रॉयल्टी तक पहुंच देना रॉयल फैमिली की वैल्यू और अथॉरिटी को कम कर देता है। इसके बाद नोआ हेनरी को अंदर ले जाता है और नोआ को बताता है कि उसका फैसला सिर्फ रॉयल डिग्निटी की वजह से नहीं था। वो डाइनर में हुई पूरी घटना एक्सप्लेन करता है और कहता है कि अगर वो खुद उन आदमियों से मिलता तो वे यही सोचते रहते कि वो उनसे नाराज है। वो डर उन्हें अलीशे से दूर रखता और नोआ यही चाहता था।
हेनरी इस सोच से ऑनेस्टली इम्प्रेस हो जाता है। इतनी कम उम्र में नोआ कई स्टेप्स आगे सोच पा रहा था। हेनरी मानता है कि नोआ की उम्र के आसपास के उसके भाई भी इतना आगे नहीं सोच पाते। बात बदलते हुए हेनरी नोआ से लेवियथन सॉर्ड के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि क्या रूमर्स सच हैं। नोआ कंफर्म करता है कि उसने लेवियथन को मास्टर कर लिया है और कहता है कि यह सब हेनरी की एडवाइस की वजह से पॉसिबल हुआ। इसे प्रूव करने के लिए नोआ लेवियथन सॉर्ड को अपने सामने बुला लेता है। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में कहीं से भी प्रकट हो गई हो। ये देखकर हेनरी पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि लेवियथन सॉर्ड ऐसा भी कर सकती है। नोआ समझाता है कि तलवार सच में कहीं से पैदा नहीं हुई, वो उसकी स्लीव के नीचे छुपी हुई थी और कमांड मिलने पर साइज में एक्सपांड हो गई, क्योंकि इस तलवार की अपनी एक विल है। और असल में वही स्वॉर्ड नोआ को ये टेक्निक सिखाती है। हेनरी ये सुनकर मान लेता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज पॉसिबल हो सकती है। वो नोआ की तारीफ करता है कि उसने इतनी रेयर और यूनिक बात डिस्कवर कर ली। कुछ समय बाद पैलेस के बाहर वही 3 आदमी फिर से नोआ को इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही उनमें से एक नोआ को देखता है, वो अचानक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ बस अपनी पावल का थोड़ा सा हिस्सा रिलीज करता है। इतना करते ही वो आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है और कांपते हुए माफी मांगने लगता है। हेनरी कंफ्यूज होकर नोआ से पूछता है कि उसने अभी क्या किया। नोआ कामली समझाता है कि उसने सिर्फ स्वॉर्ड की पावर का यूज करके उन्हें इंटिमिडेट किया है। उसी शाम नोआ को एक रॉयल बॉल में इनवाइट किया जाता है। जब वो हॉल में एंटर करता है तो वहां मौजूद हर इंसान तालियां बजाने लगता है। उसके पास खड़े एक लॉर्ड, जिसका नाम रेडॉक होता है, नोटिस करता है कि नोआ की वेस्ट पर कुछ बंधा हुआ है। नोआ कंफर्म करता है और बताता है कि वो लेवाइथन स्वॉर्ड है, जो उसे खुद क्राउन प्रिंस ने गिफ्ट की थी। ये सुनते ही पूरा हॉल शॉक में आ जाता है। सभी लोग लेवाइथन को पहचानते हैं, जो एक नेशनल ट्रेजर मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल है। वहां मौजूद एक गेस्ट मान लेता है कि ये स्वॉर्ड फेक होगी या फिर कोई रेप्लिका होगी। उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए नोआ स्वॉर्ड की पावर का थोड़ा सा हिस्सा रिलीज करता है। तुरंत ही पूरा हॉल एक भारी दबाव से भर जाता है। सभी गेस्ट्स डर के मारे झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस ओवरवेलमिंग फोर्स का एहसास होता है। जैसे ही नोआ पावर को वापस रोक लेता है, सभी लोग सच्चाई मानने को मजबूर हो जाते हैं। वे सब शौक और रिस्पेक्ट से भर जाते हैं कि इतनी कम उम्र का बच्चा असल लेवाइथन स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा है। इसके बाद पूरे इवेंट में एक के बाद एक नोबल्स नोआ से मिलने के लिए लाइन में लग जाते हैं। हर कोई उसे पोलाइटली ग्रीट करता है और कहता है कि उसके सामने खड़े होना उनके लिए एक ऑनर की बात है। नोआ हर इंट्रोडक्शन को ध्यान से सुनता है और काम और रिस्पेक्टफुल तरीके से जवाब देता है। कुछ देर बाद अगले लोग आगे आते हैं। वे होते हैं ब्रायन एलन, जो ब्रायन कंपनी के हेड हैं। उनके साथ उनकी बेटी सिंडी भी होती है। नोआ दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। थोड़ी देर देखने के बाद नोआ एक सरप्राइजिंग बात समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि सिंडी ब्रायन की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, बल्कि अडॉप्टेड डॉटर है। इतना ही नहीं, नोआ ये भी समझ जाता है कि सिंडी पहले एक स्लेव हुआ करती थी। वो ये बात सिंडी की आंखों से पहचान लेता है। उसकी आंखों में सतर्क और खोजती हुई नजर होती है, जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जो कभी स्लेव रह चुके होते हैं और हर पल अपने आसपास पर नजर रखते थे। ब्रायन ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है कि नोआ ने सिर्फ देखकर इतनी सारी बातें समझ लीं। ब्रायन नोआ के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और मान लेता है कि यह सब सच है। वो बताता है कि उसने पहले सिंडी को स्लेव के रूप में खरीदा था, लेकिन बाद में उसने देखा कि सिंडी बहुत तेज सीखती है और काफी इंटेलिजेंट है। इसी वजह से उसने सिंडी को अपनी बेटी के रूप में अडॉप्ट कर लिया। ये सुनकर नोआ सच में खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है जहां किसी की लाइफ बेटर बन जाती है। नोआ मुस्कुराता है और ब्रायन और सिंडी को इनवाइट करता है कि वे कभी उसके मैंशन आए। वो कहता है कि वो सिंडी की कहानी और सुनना चाहता है। ब्रायन रिस्पेक्ट के साथ अग्री करता है और कहता है कि उसके लिए ये सौभाग्य की बात होगी। इसके बाद ब्रायन और सिंडी पोलाइटली इवेंट से चले जाते हैं। अगले दिन नोआ शहर में आराम से टहल रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उसके भाई ऑस्कर से होती है। ऑस्कर किंगडम का 8th प्रिंस होता है। थोड़ी देर कैजुअल बातचीत के बाद ऑस्कर नोआ को ट्रेजर हंट पर चलने का इनवाइट देता है। ऑस्कर कहता है कि उसके पास उस दिन करने के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए साथ चलना अच्छा रहेगा। नोआ अग्री कर जाता है और दोनों तुरंत कोबॉल्ट स्ट्रीट की तरफ निकल पड़ते हैं। नोआ पहले कभी कोबॉल्ट स्ट्रीट नहीं आया होता, लेकिन उसने इसके बारे में कई रूमर्स सुने होते हैं। कहा जाता है कि पूरे एम्पायर की एंटीक्स यहीं मिलती हैं। लेकिन ऑस्कर बताता है कि यह जगह फेक सामान के लिए भी फेमस है।
इसी वजह से फेक चीजों के बीच से रियल ट्रेजर पहचान पाना हर नोबल की बेसिक स्किल मानी जाती है। दोनों पूरा दिन शॉप्स और स्टॉल्स में घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। आखिर में ऑस्कर कहता है कि अब दिन खत्म कर देना चाहिए और वापस लौट चलना चाहिए। जाने से ठीक पहले नोआ की नजर एक बुक पर पड़ती है जो उसे इंटरेस्टिंग लगती है। वो उस बुक को खरीदने का डिसीजन ले लेता है। ऑस्कर बुक को ध्यान से देखता है और अचानक शॉक में फ्रीज हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ये बुक एंड्रिया नाम के लेजेंडरी सोर्सलर की ग्रिमोर है। ऑस्कर को पूरा यकीन हो जाता है कि ये असली है, फेक नहीं है। अगर ये सच में रियल है तो इसके अंदर लिखी चीजों के हिसाब से इसकी कीमत 1000 रेन तक हो सकती है। ऑस्कर नोआ से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ये बुक रियल है, लेकिन असल सच्चाई ये होती है कि नोआ को खुद भी नहीं पता था। नोआ ने वो बुक सिर्फ इसलिए खरीदी थी क्योंकि जैसे ही उसने उसे टच किया उसके विन स्टैट में प्लस ऐड हो गया। वो स्ट्रेंज रिएक्शन देखकर नोआ को लगा कि ये बुक जरूर स्पेशल है। अचानक नोआ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लेवाइथन स्वॉर्ड निकालता है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी ग्रिमोर में डालना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद नोआ का उस बुक पर से कंट्रोल छूट जाता है। वो बुक उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है और अपने आप खुलकर एक स्पेल वाले पेज पर रुक जाती है। उसी मोमेंट कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। वो फोरबिडन टोम एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर सील की हुई सॉर्सरर की सोल सीधे उनके सामने मटेरियलाइज हो जाती है। ऑस्कर तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस हो चुकी है। वो जोर से नोआ को चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से वहां से भाग जाए, लेकिन नोआ भागने के बजाय शांति से लेवाइथन स्वॉर्ड उठाता है और एक ही बार में पूरी ताकत से स्विंग करता है। उसका अटैक सीधे सॉर्सरर की सोल पर लगता है और वो सोल पूरी तरह खत्म हो जाती है। नोआ अकेले ही एनिमी को डिफीट कर देता है। सब कुछ शांत होने के बाद नोआ अपना स्टेटस स्क्रीन देखता है। उसे नोटिस होता है कि उसकी विंड स्किल एसएस रैंक तक पहुंच चुकी है। ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन ज्यादा सोचता नहीं। वो तुरंत पलटकर ऑस्कर को देखने जाता है। ऑस्कर पूरी तरह स्टन्ड होता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या देखा। वो बार बार सोचता है कि नोआ ने इतनी जल्दी इतना डिसाइसिव मूव कैसे लिया और इतनी कम टाइम में इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। ऑस्कर अभी ये सब प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि तभी एक मर्चेंट आगे आता है और उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो अपना नाम एलन बताता है, जो पास की एक एंटीक शॉप का ओनर होता है। एलन कहता है कि नोआ का फीट देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। वो उन्हें एक आर्टिफैक्ट दिखाना चाहता है जिसे वो असली ट्रेजर मानता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वे उसके शॉप तक चलें। शॉप के अंदर पहुंचकर एलन एक स्ट्रेंज और रेयर रिंग दिखाता है। वो बताता है कि र्यूमर है कि ये रिंग सिर्फ अपने राइटफुल ओनर के सामने अपनी असली फॉर्म दिखाती है। उसके मुताबिक अब तक कई लोगों ने इसे पहना, लेकिन इसने किसी पर भी रिएक्ट नहीं किया। ये सुनकर नोआ सोचता है कि शायद ये रिंग बेकार जंक हो, लेकिन एलन तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि ये फेक है, क्योंकि उसने कई बार इस रिंग को बेचने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये किसी न किसी तरह वापस उसकी शॉप में आ जाती है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। क्यूरियस होकर नोआ रिंग पहनने का फैसला करता है। जैसे ही वो रिंग अपनी उंगली में डालता है, उसे एक अनजान आवाज सुनाई देती है जो सीधे उसके दिमाग में बोलती है। वो आवाज कहती है कि ये रिंग ट्रिपल रेयरिटी की है और नोआ को अपना नया ओनर मानती है। इसके तुरंत बाद रिंग रिएक्ट करना शुरू कर देती है। एक अजीब सी लाइट निकलती है और वो नोआ के बॉडी के चारों तरफ लिपटने लगती है। धीरे धीरे वो लाइट टॉप टियर आर्मर में बदल जाती है, जो पूरी तरह नोआ को कवर कर लेती है। ये देखकर ऑस्कर और एलन दोनों समझ जाते हैं कि नोआ ही इसका ट्रू ओनर है। नोआ एलन से कहता है कि वो रिंग ले लेगा और पेमेंट बाद में भेज देगा। एलन कुछ बोले उससे पहले ऑस्कर बीच में आ जाता है। वो नोआ से कहता है कि पेमेंट की चिंता ना करे। ऑस्कर खुद पेमेंट हैंडल करने की बात करता है और नोआ से कहता है कि वो रिंग को गिफ्ट समझ ले। सब तय हो जाने के बाद नोआ रिंग एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर बाद ऑस्कर नोआ को ड्रॉप करता है और उसे फेयरवेल कहता है। जैसे ही नोआ अंदर जाने वाला होता है, डाइनल वाला वही रग्ड आदमी अचानक उसकी तरफ दौड़ता है और स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है। अटैक लगने से पहले ही रिंग उस आदमी की हॉस्टाइल इंटेंट को महसूस कर लेती है और तुरंत एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है। स्वॉर्ड पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। कैरिज ड्राइवर तुरंत रिएक्ट करता है और अटैकर को जमीन पर गिराकर पकड़ लेता है। ऑस्कर ये पूरा सीन देखता है और बहुत इंप्रेस हो जाता है। वो देखता है कि नोआ ने रिंग की प्रोटेक्शन कितनी नेचुरली यूज की। जिस स्मूथ तरीके से रिंग एक्टिवेट हुई, उससे ऑस्कर समझ जाता है कि नोआ पहले ही उसकी पावर मास्टर करना शुरू कर चुका है। उसी रात नोआ फिर से डाइनल जाता है, अलीची को गाते हुए देखने के लिए।
जब वो परफॉर्म कर रही होती है तभी दो ड्रंक आदमी स्टेज पर चढ़ जाते हैं और अलीची को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। नोआ ऑलमोस्ट इंस्टेंट उनके सामने आ जाता है और बीच में इंटरवीन करता है। वो लेवायथिन स्वॉर्ड से उन दोनों पर वार करता है और दोनों आदमी डाइनर से बाहर उड़ जाते हैं। डर के मारे वे सिर्फ अंडरवेयर में ही वहां से भाग जाते हैं। सिचुएशन शांत होने के बाद नोआ डाइनर ओनर से बात करता है और उसे कहता है कि ऐसे लोगों को अंदर ना आने दिया करे। ओनर गहरी सांस लेता है और बताता है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे ड्रंक लोग ही उसका बिजनेस चलाते हैं। नोआ उसकी बात समझ जाता है और उसी मोमेंट एक डिसीजन लेता है। वो पूरा डाइनर 1000 रैंड में खरीदने का ऑफर देता है। ओनर शॉक हो जाता है लेकिन दिल से ग्रेटफुल होता है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद अलीची नोआ के पास आती है और कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाए। नोआ सॉफ्टली मुस्कुराता है और कहता है कि उसे कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है। वो बस यही चाहता है कि अलीची गाना जारी रखे क्योंकि वो उसकी पोटेंशियल देख सकता है। नोआ चाहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ म्यूजिक को डेडिकेट करे। अलीची वार्म स्माइल के साथ अग्री करती है। नोआ वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और पूरी रात शांति से अलीची की एंजेलिक आवाज सुनता रहता है। उसकी आवाज पूरे डाइनर को भर देती है। यहीं दूसरा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत सुबह के समय होती है जब नोआ अपने कमरे में होता है और मेड उसे दिन की शुरुआत के लिए तैयार कर रही होती हैं। माहौल काफी शांत और रॉयल फील वाला होता है। तभी एटमो ईव आती है और नोआ को बताती है कि उससे मिलने कोई विजिटर आया है। वो डेड मार्ली है जो होल जॉय का गवर्नर जनरल है। वो आदमी नोआ को थीप से जुड़ा हुआ है और उससे मिलना चाहता है। नोआ ईवलिन से कहता है कि वो उसे अंदर ले आए और वो खुद तुरंत वहां पहुंच जाएगा। ये भी बताया जाता है कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स को एक्सपीरियंस देने के लिए उन्हें एक थीव दी जाती है ताकि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सीख सके। इस वजह से उस इलाके के लोग प्रिंस को ही अपना राजा मानते हैं। डैड मार्ले जो अल्मारिया में पैदा हुआ था और अब होल जॉय में काम कर रहा है, जब वो नोआ से मिलता है तो नोआ उसका अच्छे से स्वागत करता है। ये उनकी दूसरी मुलाकात होती है क्योंकि करीब 1.5 साल पहले जब सम्राट ने डैड को गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था तब उसने खुद को नोआ से इंट्रोड्यूस किया था। डैड को होल जॉय में फ्लड्स को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। होल जॉय एक बहुत फर्टाइल ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन है जो एक बड़ी नदी के मोड़ पर बसा हुआ है और अक्सर फ्लड्स की प्रॉब्लम झेलता है, लेकिन हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सम्राट को उम्मीद थी कि डैड इस रीजन को स्टेबल बना देगा, लेकिन उसे कोई फंडिंग नहीं दी गई और बिना पैसों के कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लगातार वेरिफिकेशन और पेपर वर्क के नाम पर डिले करती रहती है। ये सब सुनने के बाद नोवा डैड से कहता है कि वो उसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर मैवरिक से मिलने चले ताकि करंट सिचुएशन के बारे में साफ साफ बात की जा सके। जब डैड मैवरिक को बताता है कि पहले से एलोकेटेड फंड्स का ट्रांसफर रोक दिया गया है तो मैवरिक नोआ को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। वो उसे एक छोटा बच्चा समझता है और इग्नोर कर देता है। उसे लगता है कि नोआ अभी स्टूडेंट जैसा है जिसे रियल एडमिनिस्ट्रेशन की समझ नहीं होगी। मैवरिक समझाता है कि पिछले साल फिर से फ्लड्स आए थे जिससे सम्राट बहुत दुखी हुए थे, इसलिए उन्होंने पूरे 1 साल के लिए होल जॉय को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया था। मैवरिक का कहना है कि इस एग्जेम्पशन की वजह से बाकी रीजन से एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू आया है और मिनिस्ट्री मानती है कि उस पैसे का यूज किसी और पर्पस के लिए किया जाना चाहिए। नोवा तुरंत समझ जाता है कि उसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। टैक्स एग्जेम्पशन सम्राट का एक काइंड डिसीजन था क्योंकि फ्लड्स की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं बचे थे, लेकिन वो कोर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था। फिर भी मैवरिक ऐसे बात कर रहा है जैसे सरप्लस मनी मौजूद हो। जब मैवरिक देखता है कि नोवा पूरी सिचुएशन को समझ रहा है तो वो सच्चाई रिवील करता है। वो कहता है कि वो पैसे भेज नहीं सकता क्योंकि उस पैसे से सम्राट के लिए एक समर रेजिडेंस बनाई जा रही है। उसका तर्क ये होता है कि सम्राट अब जवान नहीं रहे हैं और उन्हें कैपिटल की गर्मी से बचने के लिए एक ठंडी जगह चाहिए, और क्योंकि ये सब सम्राट के लिए है इसलिए इसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। शानदार रॉयल पैलेस बनाने की बात होती है जिसके लिए बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए होते हैं। ये सुनकर नोआ उसे वहीं चुप करा देता है और कहता है कि वो रॉयल फैमिली के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। नोआ साफ कहता है कि फ्लड से प्रभावित रीजन को तुरंत पैसे चाहिए ताकि काउंटर मेजर्स लिए जा सके, और उसके पिता इतने मूर्ख नहीं है कि देश का एक हिस्सा मुश्किल में हो और वो उसी समय पैलेस बनवाए। नोआ सख्त आवाज में कहता है कि पैसे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाए वरना वो खुद ही मामला एम्परर तक लेकर जाएगा। ये सुनकर मैवरिक पूरी तरह शॉक हो जाता है और डर जाता है। वो तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि वो पैसे तुरंत होल जॉय भेज देगा। डैड ये देखकर बहुत इंप्रेस्ड होता है कि नोआ ने बिना एक कदम चले फाइनेंस मिनिस्टर को झुका दिया। वो नोआ को धन्यवाद देता है और कहता है कि उसने बहुत स्मार्ट तरीके से मिनिस्टर की ही गलत बातों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। डैड जल्दी से निकल जाता है ताकि फिर सिचुएशन संभाल सके। जब नोआ वापस कैसल आता है तो एक गार्ड उसे बताता है कि एम्परर खुद उसे बुला रहे हैं। जब
नोआ एम्परर से मिलता है तो उसके पिता उसे फाइनेंस मिनिस्टर को हैंडल करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। एम्परर कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि नोआ ने होल जॉय के मामले में उसे अच्छी सीख दी। नोआ हैरान हो जाता है कि एम्परर को इतनी जल्दी सब कुछ कैसे पता चला। एम्परर मुस्कुराकर कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक वेपन है जिसे हमेशा शार्प रखना चाहिए। वो नोआ की तारीफ करते हैं कि उसने ऑनेस्टी के साथ सही काम किया और कहते हैं कि 6 साल से भी कम उम्र के बच्चे के लिए ये वाकई अमेजिंग है। नोआ जवाब देता है कि उसने बस वही किया जो जरूरी था। इसके बाद एम्परर मैजिक स्वॉर्ड लेवाइथन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्वॉर्ड का पास्ट डार्क रहा है, फिर भी नोआ ने उसे कंट्रोल किया, जो बहुत स्पेशल बात है। एम्परर बताते हैं कि अगर नोआ ने स्वॉर्ड को नहीं रोका होता तो मार्केट में मौजूद हर इंसान मारा जाता। नोआ को स्वॉर्ड मास्टर करने में मदद करने के लिए एम्परर ने एक इंस्ट्रक्टर बुलाया है। उसका नाम डेमियन नोबल है, जो एम्पायर का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। नोबल तुरंत नोआ के साथ स्पार करना चाहता है ताकि उसकी टैलेंट देख सके। एम्परर पहले मना करते हैं क्योंकि नोआ अभी बच्चा है, लेकिन नोबल भरोसा दिलाता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। जब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं तो नोआ अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अटैक करता है। एक पल के लिए वो स्वॉर्ड के पिछले ओनर की मेमोरीज में खो जाता है, फिर अचानक वो दोबारा अटैक करता है और नोबल की स्वॉर्ड उसके हाथ से गिरा देता है। ये वही ताकत थी जो एक मैजिक स्वॉर्ड से उम्मीद की जाती है, जो खुद अपना मास्टर चुनती है। नोबल एम्परर से माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास प्रिंस को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड अभी एक चाइल्ड जैसी है, लेकिन उसने टेक्निक से मुझे डिसाइम कर दिया। उसके पास प्रोफेशनल लेवल स्वॉर्ड स्किल्स हैं। ऐसे में उसे ट्रेन करने का दावा करना एरोगेंस होगा। मैं पूरी तरह हार गया। एम्परर हंसते हैं और नोआ से कहते हैं कि वो उसे इस साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम का सुप्रीम जज अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि उससे बेहतर इस काम के लिए कोई नहीं है। नोआ कहता है कि वो ये ड्यूटी सही से निभाएगा और अपने मन में सोचता है कि ये एग्जाम हर साल होता है जिसमें पूरे एम्पायर से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। ये एक मार्शल नेशन है जहां मिलिट्री पावर को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। यहाँ वॉरियर बनने का रास्ता ही ग्लोरी पाने का तरीका माना जाता है। आमतौर पर रीजनल लेवल विनर्स कैपिटल में फाइनल बैटल्स के लिए आते हैं। जो जीतता है वो नाइट बनता है और एलीट क्लास में शामिल हो जाता है। एक नए नाइट की पहले मिशन सुप्रीम जज का सबऑर्डिनेट बनना होती है। अगर मुझे कोई टैलेंटेड नाइट मिला तो मैं और स्ट्रांग बन जाऊंगा। एम्परर नोबल से पूछते हैं कि इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। नोबल कहता है कि लीग सिस्टम या डायरेक्ट एलिमिनेशन दोनों में से एक चूज करना होगा। ये फैसला सुप्रीम जज को लेना होता है। नोआ कह रहा है कि वो रीजनल क्वालिफायर्स को खत्म करना चाहता है और सारे इवैल्यूएशन स्टेजेस कैपिटल में अपनी आंखों के सामने करवाना चाहता है। एम्पायर बहुत बड़ा है और वो हर रीजन के क्वालिफायर्स अटेंड नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रैंडम रीजन से एलिमिनेट हो जाए या कोई टैलेंट मिस हो जाए। एम्परर उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। सीन बदलता है जहां नोआ पैलेस में जूही से बात कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या उसके गांव से कोई नाइट एग्जाम में हिस्सा ले रहा है। जो जवाब देती है हाँ, एक ही इंसान जो हमारे छोटे से गांव की उम्मीद है और हर साल सिर्फ उसी को भेजा जाता है। नोआ उसे बताता है कि इस साल रीजनल क्वालिफायर्स कैंसिल कर दिए गए हैं, इसलिए वो चाहे तो ज्यादा लोगों को भेज सकते हैं। जो कहती है कि कैपिटल में ट्रैवल और रहने का खर्च बहुत ज्यादा होता है, इसलिए गांव की लोग डोनेशंस इकट्ठा करके सिर्फ एक पर्सन को भेजते हैं और वही पूरे गांव की उम्मीद बनता है। इसी वजह से सब लोग इस एग्जाम को बहुत सीरियस लेते हैं। नोआ कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को भी खत्म करेगा। वो ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स में से चूज करना चाहता है और किसी टैलेंट को सिर्फ पैसों की वजह से नजरअंदाज करना गलत है। वो सारे ट्रैवल और अकोमोडेशन का खर्च खुद उठाएगा। ये एक्सपेंसिव जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। नोआ ने कहा कि हम कुछ भी बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उसने डायलन को बुलाया और उससे कहा कि कैपिटल में जितने भी वेकेंट हाउसेस हैं उनकी लिस्ट बनाओ और सबको बाय कर लो। अगर वो सफिशिएंट हुए तो ठीक है, और अगर नहीं हुए तो हम यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री जैसी बिल्डिंग बना देंगे ताकि स्टूडेंट्स जैसे कैंडिडेट्स को रहने में प्रॉब्लम ना हो। खाने के बारे में नोआ ने कहा कि वो उन सभी मर्चेंट से बात करेगा जिनसे हमारी ऑलरेडी अच्छे रिलेशंस हैं, और जरूरत पड़ी तो वो खुद सिटी में जाकर भी उनसे मिलेगा। इसके बाद नोआ बायरन से बात करता है। बायरन एक पेपर हाथ में लेकर कुछ पढ़ रहा होता है और कहता है ये तो अनबिलीवेबल है, हम एग्जाम की पूरी ड्यूरेशन के खाने की बात कर रहे हैं, इससे आपको बहुत बड़ा डेफिसिट झेलना पड़ेगा। ये कोई पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं है तेरे पे प्रिंस की, क्योंकि मर्चेंट्स पीटी में पैसा गिफ्ट नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे पैसा अरेंज करना ही मेरा कोर जॉब बन गया है। बायरन हैरानी से आगे कहता है आपकी उम्र का एक लड़का इन सारी चीजों को समझता है, और वो भी एक नोबल होकर, यह आपसे एक्सपेक्टेड भी है। नोआ फिर उसे कामली समझाता है कि वो असल में क्या चाहता है। पैलेस में एक रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाला है और मैं एक लड़की को पैलेस में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अगर पैलेस के अंदर मेरा सपोर्ट होगा तो मुझे हर नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी, और अगर उसे एम्परर की कॉन्सर्ट के रूप में रात पैलेस में रहने का ऑर्डर मिला तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होगा। लेकिन वो लड़की वही होनी चाहिए जो मुझे पसंद हो, और मैं खुद उसकी गारंटी दूंगा ताकि वो पूरी तरह मेरी अप्रूवल से आई हो। बायरन उसे धन्यवाद देता है और कहता है मैं ऐसी लड़की चूज करूंगा जो आपके स्टेटस, काइंडनेस और शार्प थिंकिंग के लायक हो। मेरे जैसे एडमी के लिए आपको सबसे ऊपर रखना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं अपनी शॉप के साइन पर 13वें प्रिंस का क्रेस्ट लगाना चाहता हूँ। नोआ उसे साफ कहता है तुम पूरी तरह मेरी सर्विस में रहोगे, लेकिन ये याद रखना कि मैं बिट्रेयल को कभी फॉरगिव नहीं करता।
इसके बाद नोवा खुद से बात करता है और कहता है, बायरन को सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करने से मेरी स्टैटिस्टिक्स बढ़ गई हैं। अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी स्टैटिस्टिक्स गिर गई हैं। वाटर के लिए एसएस सिंबल नीचे आ गया था। वो सोचता है क्या अलमारिया में कुछ हुआ है। नोआ जो इसे कहता है कि वो एम्परर से मिलने जा रहा है और ड्राइवर को तुरंत पैलेस चलने को कहें। पैलेस पहुंचते ही एम्परर उससे पूछता है, तुम्हें अलमारिया में बदलाव के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने साइंस नोटिस किए थे? नोआ जवाब देता है, जिन बातों की तरफ वो साइंस इशारा कर रहे थे वही अब सच में हो चुका है। तभी एक सर्वेंट आकर एम्परर को कुछ बताता है। एम्परर नोआ की तरफ देखकर कहता है, हैरानी की बात है, अलमारिया में रिबेलियन शुरू हो गया है। एम्परर नोआ से उसका असेसमेंट पूछता है। नोआ मन ही मन सोचता है कि मेरी एसएस रेटिंग एस में आ गई है। देखने में ये आधी लगती है, लेकिन असल में ये सिर्फ कई लेवल्स में से एक रैंक नीचे आई है। नोआ एम्परर से कहता है, मुझे लगता है भी रिबेलियन स्मॉल स्केल पर है। एम्परर जवाब देता है, रिपोर्ट के अनुसार रिबेल्स की संख्या करीब 5000 है। ये ज्यादा नहीं है और ये तुम्हारी फीफ के अंदर आता है। क्या तुम खुद इसे खत्म करना चाहते हो? नोआ जवाब देता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। मैं अभी बहुत यंग हूं, मेरे पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे नहीं पता सोल्जर्स मेरी बात सुनेंगे या नहीं। इस रिबेलियन को दबाने के लिए किसी प्रिंस को भेजना जरूरी है। मैं सजेस्ट करता हूं कि मेरे किसी बड़े भाई को भेजा जाए। एम्परर कहता है, ये जवाब मुझे तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। तुमने सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखा और फिर मना किया। मैं तुम्हारे जजमेंट का रिस्पेक्ट करता हूं और किसी और को चूज करूंगा। क्या तुम किसी को नॉमिनेट करना चाहते हो? नोवा कहता है, प्रिंसेस में से मुझे लगता है हेनरी सबसे सूटेबल है। रीजन पूछने पर नोवा समझ आता है, रिबेल्स की संख्या कम है, ऐसे में ट्रेडिशनल तरीका डायरेक्ट सप्रेशन होता है और हेनरी मेरे भाइयों में सबसे वाइज है। मुझे लगता है वो इस मिशन को पूरा कर सकता है। एम्परर मान जाता है और सर्वेंट्स को हेनरी को बुलाने का ऑर्डर देता है। सीन बदलता है जहां हेनरी और नोवा साथ में होते हैं। हेनरी नोवा से कहता है कि उसने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। एम्पायर एक वॉरियर नेशन है। आज बैटल्स में बड़ी अचीवमेंट फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होती। नोवा जवाब देता है कि वो इतने सडन असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हेनरी कहता है कि नोवा हमेशा की तरह काम और कंपोज्ड है। तभी अचानक तलवार चमकने लगती है जो सिग्नल देती है कि अलमारिया के रिबेल्स के पास पहुंच चुके हैं। नोवा ड्राइवर को कैरेज रोकने का ऑर्डर देता है। वो सोचता है, लेवियाथन ने रिएक्ट किया है, वो मुझे टारगेट कर रहे हैं। मैं अपने भाई को इस डेंजर में नहीं डाल सकता। नोवा कैरेज से बाहर निकलता है। अलमारिया के रिबेल्स अपनी पावर से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं और वो उन्हें डिफीट कर देता है। हेनरी कहता है, तुम कुछ ही दिनों में पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। मैंने सुना था रिबेल आईडी कैवलरी पर डिपेंड करती है, लेकिन लगता है उनके पास ऐसे लोग भी हैं। काश हम इन्हें इंटेरोगेट कर पाते। नोआ बताता है कि उसने मारने के बजाय सिर्फ कट करके अनकॉन्शियस किया है। उसने लेवियाथन की इंटिमिडेशन पावर यूज की क्योंकि ऐसे लोग सुसाइड भी कर सकते हैं। हेनरी कंफर्म करता है कि वो सब अभी सांस ले रहे हैं। फिर वो कहता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या तुमने कैवलरी कहा? अलमारिया के पास तो वॉर हॉर्सेस की सफिशिएंट सप्लाई ही नहीं है। अगली सुबह बाबरा नोआ से पूछती है, क्या तुमने यूनिस को सम्मन किया है? नोआ ने जवाब दिया, हाँ। इसके बाद उसने उसे साफ इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम अपना ट्रेड अलमारिया के आसपास के रीजन में ही करोगे। अगर तुमने इस बात का एक शब्द भी किसी को बताया तो खुद को मरा हुआ समझना। अलमारिया में रिबेलियन चल रहा है और मुझे बताया गया है कि कैवलरी उनकी पावर का मेन सेंटर है। नोआ ने आगे कहा, यहाँ 10,000 राइन्स हैं। इनका यूज करके तुरंत मेरी थीफ के अंदर मौजूद सारे हॉर्सेस बाय कर लो। बायरन ने पूछा, क्या मुझे रेगुलर फूड रेशंस भी खरीदने चाहिए? नोआ ने जवाब दिया, नहीं, इंसानों के खाने की कोई जरूरत नहीं है। नोआ ने समझाया कि वॉर हॉर्सेस अलमारिया में ब्रीड नहीं किए जाते। जैसा मेरे भाई हेनरी ने बताया, रिबेल्स के हॉर्सेस बाहर से खरीदे गए हैं और वो सिटीजन से लिमिटेड मात्रा में ही चुरा सकते हैं। बायरन ने सोचा और कहा, अगर हम सोल्जर्स के फूड राशंस कट कर देंगे तो वो लूट करना शुरू कर देंगे। नोआ ने मन ही मन उसकी समझदारी को सराहा और कहा, स्मार्ट आइडिया, तुरंत शुरू करो। बायरन पैसे लेके तुरंत वहां से निकल गया। बायरन के जाने के बाद नोआ ने खुद से कहा, इससे मेरे भाई के लिए बैटल आसान हो जाएगी। उसकी प्लानिंग अब ज्यादा स्मूथ चलेगी। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन एक्टिवेट करें ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें। थोड़ी देर बाद किंग नोआ को बुलाता है और बताता है कि उसने अपने लोगों को असासिन्स से पूछताछ के लिए लगाया था। उनसे पता चला कि असासिन्स का मकसद नोआ को मारना नहीं था, बल्कि उसे किडनैप करके बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना था। नोआ अपने डैडी से कहता है कि जो असासिन इतनी आसानी से सब कुछ बता दे, उसके झूठ बोलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किंग अपने बेटे की समझदारी पर प्राउड फील करता है और कहता है कि उसकी कॉमन सेंस उसकी उम्र से कहीं आगे है। फिर भी वो उसे भरोसा दिलाता है कि सच और झूठ पहचानने का उसके पास तरीका है। नोआ टॉर्चर जैसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता, इसलिए वो बात आगे नहीं बढ़ाता।
किंग फिर रेबल्स के बारे में बात करता है और कहता है कि नोआ ने उनसे सही समय पर डील किया। अगर वो पकड़ा जाता तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती। किंग इस बात से भी खुश है कि नोआ ने रेबल आर्मी के हॉर्सेस को टारगेट करने की स्ट्रैटेजी बनाई। ये सुनकर नोआ शॉक में आ जाता है क्योंकि उसने कुछ मिनट पहले ही एलन को हॉर्स फीड खरीदने भेजा था। किंग बताता है कि रेबल्स को भूखा रखना कॉमन सोच है। क्राउन प्रिंस एल्बर्ट भी यही करना चाहता था, लेकिन नोआ ने उनकी रियल स्ट्रेंथ तोड़ने के लिए हॉर्सेस पर फोकस किया और इसके लिए अपना खुद का मनी यूज किया। किंग नोआ के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि उसके आइडिया स्ट्रांग हैं और उन पर फास्ट एक्शन लेने की करेज रेयर है। इतनी प्रेस सुनकर नोआ के अंदर अजीब सा फील आता है। रिवॉर्ड के तौर पर किंग उसे अपने क्रेस्ट में स्वॉर्ड जोड़ने की परमिशन देता है। वॉरियर्स की नेशन में ये बहुत बड़ा ऑनर माना जाता है। नोआ अपनी एक्साइटमेंट छुपाने की पूरी कोशिश करता है। उसी दिन एलन नोआ से मिलने आता है। नोआ छोटे छोटे स्टेप्स में उसकी तरफ चलता है। नोआ कहता है कि वो जल्दी आ गया। एलन बताता है कि उसे मार्केट में मिलने वाले हॉर्स फीड और उनके ट्रांसपोर्ट रूट्स पता है, इसलिए सब खरीदना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन वो वार्न करता है कि करुण रेबल्स का लीडर बहुत रूथलेस है और नोआ को केयरफुल रहना चाहिए। तभी एक मेड आकर बताती है कि गेट पर एक इंजर्ड आदमी आया है। बाहर एक बैडली इंजर्ड नाइट होता है। वो नोआ के सामने घुटनों पर बैठकर बताता है कि अल्मरिया में रेबेलियन शुरू हो गया है। उसका सुपीरियर भी रेबल्स के साथ है, लेकिन वो प्रिंस को इन्फॉर्म करने आया है। एलन कहता है कि ये जानकारी उन्हें पहले से थी। फिर भी नोआ नाइट को थैंक करता है, उसकी इंजरीज ट्रीट करने का ऑर्डर देता है और उसे 1000 रिवॉर्ड देता है। एलन पूछता है कि वो पैसा क्यों वेस्ट कर रहा है। नोआ जवाब देता है कि ये रिवॉर्ड लॉयल्टी और ब्रेवरी के लिए है। उसी रात जोई घबराई हुई हालत में नोआ के ऑफिस आती है। वो एक पाउच और एक छोटी बोतल देती है। वो बताती है कि किसी अननोन आदमी ने उसे नोआ को स्लीपिंग मेडिसिन देने के लिए पैसे दिए थे। नोआ समझ जाता है कि रेबल्स उसे किसी भी हालत में चाहते हैं। जोई रोते हुए कहती है कि वो कभी नोआ से बिट्रेल नहीं कर सकती। नोआ उसे 5000 का चेक देता है और उसकी लॉयल्टी की तारीफ करता है। फिर नोआ बताता है कि वो मेडिसिन पीकर बेहोश होने का नाटक करेगा और जोई उसे किडनैपर्स तक ले जाएगी। उसे वहां से भाग जाना होगा। कुछ घंटों बाद नोआ होश में आता है और किडनैपर्स की बातें सुनता है। वो बोल रहे होते हैं कि उसे मारना लास्ट ऑप्शन है और करुण ने उसे सेफ रखने का ऑर्डर दिया है। नोआ सिचुएशन समझता है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, लेकिन रेबल्स ये नहीं जानते कि इस बार नोआ ने लेवाइथन को अपने कान में छुपाया है। नोआ तुरंत लेवाइथन को बाहर निकालता है और उसे नॉर्मल साइज में वापस ले आता है। फिर वो अपनी मैजिक रिंग से एक शार्प वाटर ब्लेड बनाता है और अपने हाथ पैर बांधने वाली रस्सी काट देता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसके साथ क्या हुआ था वो अपनी स्वॉर्ड की मेमोरीज से देखेगा। मेमोरीज में उसे खुद की इमेज दिखती है, जहां वो ऑफिस में बेहोश बैठा है। जोई डर के मारे भाग रही होती है और रेबल्स चारों तरफ से नोआ को घेर लेते हैं। रेबल्स जोई को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम नोआ को मैंशन से बाहर निकालना होता है। वो उसे एक ओपन कैरेज में डालते हैं और कैंप की तरफ ले जाते हैं। पूरा रिकैप देखने के बाद नोआ काम हो जाता है। अब वो रेबल से डील करने के लिए रेडी होता है, जो कैंप फायर के पास आराम कर रहे होते हैं। ग्रुप का लीडर गुस्से में बोलता है कि जिसने भी गांठें बांधी थीं, उसने बेकार काम किया है। तभी ऊपर से नोआ अपनी स्वॉर्ड के साथ जंप करता है। बैंडिट्स उसे हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि इस बार अच्छे से सरेंडर कर दे क्योंकि उसका भाई उसे बचाने नहीं आएगा। उनमें से एक रेबल स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। नोआ उस पर चार्ज करता है और एक ही स्ट्राइक में उसकी गर्दन की वेन्स और आर्टरीज काट देता है। पहला रेबल गिरते ही बाकी सब डर जाते हैं। नोआ बोलता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन यहाँ मौजूद लोग इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि असैसिन्स को हराने वाला हेनरी नहीं था। रेबल्स फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन नोआ बिना एफर्ट के सबको खत्म कर देता है। उसी समय जोई दिखाई देती है, जो नाइट्स के एक ग्रुप को लेकर उसकी तरफ आ रही होती है। नोआ उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई। जोई बताती है कि वो वरीड हो गई थी और उसे बचाने नाइट्स को लेकर आई थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका होता है। नोआ नाइट्स के कैप्टन को रेबल्स को ले जाने का ऑर्डर देता है। तभी एक रेबल के हाथ से एक स्ट्रेंज डैगर गिरता है। एक नाइट उसे उठाने ही वाला होता है, लेकिन नोआ को कुछ गलत फील होता है। वो सबको पीछे हटने को कहता है और खुद डैगर की तरफ बढ़ता है। उसमें से स्ट्रॉन्ग कर्स्ड एनर्जी निकल रही होती है। लेवाइथन पर मास्टरी होने की वजह से नोआ उस एनर्जी को साफ महसूस कर पा रहा होता है। उसे याद आता है कि रेबल्स कह रहे थे कि प्लान फेल हुआ तो इसी डैगर से उसे मारेंगे। नोआ उस हेट्रेड को फील करता है जिसने डैगर को कर्स किया था। कुछ पल के लिए उसे उस आदमी का चेहरा दिखता है। वो तुरंत पहचान लेता है कि वो रेबल्स का लीडर है और डिसाइड करता है कि वो उससे पर्सनली डील करेगा। नोआ लेवाइथन से पूछता है कि क्या वो हेल्प करेगा। लेवाइथन का ग्लो करना हाँ का जवाब होता है।
नोआ कर्स्ड एनर्जी को चैनल करता है और कर्स्ड वाटर की एक पावरफुल स्ट्रीम आसमान की तरफ शूट करता है। वो स्ट्रीम क्लाउड्स पार करती हुई एम्पायर के आधे हिस्से को क्रॉस कर कारफन तक पहुंचती है और टारगेट को हिट कर देती है। अगले दिन एम्परर फिर नोआ को बुलाता है। वो उसके लेवल तक झुककर उसके कंधों पर हाथ रखता है और बताता है कि रेबल्स का लीडर डेड पाया गया है। उसके माथे के बीच वाटर जेट से बना होल था। एम्परर जानता है कि ये काम नोआ के अलावा कोई नहीं कर सकता। नोआ कामली कंफर्म करता है। लीडर के मरते ही हेनरी रेबल्स को आसानी से सप्रेस कर देता है। असेंबली बुलाई जाती है, पनिशमेंट पर चर्चा होती है। एम्परर ब्रूटल पनिशमेंट का ऑर्डर देता है। तभी नोआ आगे आता है और रिस्पेक्टफुली घुटने टेकता है। वो कहता है कि लॉ फॉलो होना चाहिए। कोर्ट शॉक में चला जाता है। एम्परर सोचता है और फिर नोआ की बात मान लेता है। पूरा कोर्ट नोआ की तारीफ करने लगता है। एम्परर प्राउड फील करता है और डिसाइड करता है कि नोआ को रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो कहता है कि सही रीजन के लिए एम्परर के सामने बोलना सबसे बड़ी करेज होती है। नोआ ने बिल्कुल वैसा ही किया और पूरे कोर्ट के सामने साबित कर दिया कि वो कितना क्लेवर और ब्रेव है। इसी वजह से एम्परर उसे वाइस प्रिंस का टाइटल देता है। ये चेंज तुरंत नोआ के स्टेटस विंडो में दिखने लगता है। एम्परर यहाँ तक कह देता है कि अगर नोआ 10 साल पहले पैदा हुआ होता तो हालात और भी अच्छे होते। वो सीधे थ्रोन की बात नहीं करता, लेकिन कोर्ट में बैठे लोग उसका इशारा समझ जाते हैं। ये सुनते ही पूरा कोर्ट नोआ के सपोर्ट में चीयर करने लगता है। इसके बाद एम्परर नोआ से अपकमिंग नाइट सिलेक्शन एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में पूछता है। नोआ परमिशन मांगता है कि वो अपने प्लान्स बाद में बताएगा। कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म होने के बाद एम्परर इसकी इजाजत दे देता है। फिर वो फाउंटेन एरिया में पहुंचते हैं। वहां नोआ आराम से टी पी रहा होता है और 4 सर्वेंट्स उसके चारों तरफ पानी से भरी बाल्टियां पकड़े खड़े होते हैं। नोआ के सिग्नल पर वो उस पर पानी फेंकते हैं, लेकिन नोआ अपनी रिंग में मौजूद शील्ड से सारे अटैक्स रोक देता है। एम्परर को समझ नहीं आता कि नोआ क्या टेस्ट कर रहा है। तब नोआ एक्सप्लेन करता है कि एग्जाम में आने वाले हर पार्टिसिपेंट से वो इसी तरह अटैक करवाएगा और देखेगा कि उनका अटैक उसकी डिफेंस तक कितना पहुंच पाता है। एम्परर को ये मेथड इनोवेटिव लगता है, लेकिन उसे रिस्क भी दिखता है। नोआ कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जो उसकी डिफेंस तोड़ने लायक स्ट्रांग होगा, उससे वो खुद डील करेगा। एम्परर एक बार फिर इम्प्रेस हो जाता है। उस रात एम्परर प्राइम मिनिस्टर के साथ थ्रोन रूम में बात करता है। प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि कोर्ट के सामने ऐसा कहना अननेसेसरी था। एम्परर हंसते हुए कहता है कि उसने दिल से कहा था, क्योंकि नोआ सच में स्पेशल है। फिर भी वो लेवाइथन की ट्रेमेंडस पावर को लेकर थोड़ा कंसर्न रहता है। भले ही उसकी ट्रू पावर अभी सील्ड हो, एम्परर फिर भी एक स्पेशल ट्रेजर मंगवाने का ऑर्डर देता है। उसे याद आता है कि लेवाइथन का सील कभी नहीं टूटना चाहिए, लेकिन शायद नोआ लेजेंडरी स्वॉर्ड की पावर को कंट्रोल कर सके। कुछ दिन बाद नाइट सिलेक्शन एग्जाम पूरे ग्रैंडर के साथ शुरू होता है। पूरे देश से वॉरियर्स और मेजर्स कैपिटल में इकट्ठा होते हैं। ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन अरीना में होती है, जैसे कोई सुपर बोल चल रहा हो। लोग अपने फेवरेट वॉरियर्स पर भारी बेट्स लगा चुके होते हैं। पहला पार्टिसिपेंट आता है, जो ज्ञान के अडल्ट वर्जन जैसा लगता है। अरीना में पहुंचते ही वो नोआ के सामने घुटने टेक देता है, जबकि नोआ आराम से टी पी रहा होता है। वॉरियर अटैक करता है। नोआ शील्ड एक्टिवेट कर देता है। अटैक ब्लॉक हो जाता है। कई एंगल से अटैक्स होते हैं, लेकिन शील्ड हर बार एडजस्ट हो जाती है। कुछ देर बाद वॉरियर की स्वॉर्ड टूट जाती है और टेस्ट रोक दिया जाता है। कई वॉरियर्स फेल हो जाते हैं। क्राउड में बातें शुरू हो जाती हैं कि क्या कोई वाइस प्रिंस तक पहुंच भी पाएगा। एम्परर दूर से ये सब देख रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि इस साल एग्जाम को लेकर एक्साइटमेंट ज्यादा है। एम्परर कहता है कि उसे एक्साइटमेंट से मतलब नहीं, बस केपेबल वॉरियर्स चाहिए। फिर एक मेज आता है और पावरफुल फायर ब्लास्ट छोड़ता है। क्राउड चुप हो जाता है, लेकिन नोआ मैजिक बैरियर से सेफ निकल आता है। मेज हार मान लेता है और क्राउड चीयर करता है। शाम हो जाती है। नोआ डिसअपॉइंटेड फील करता है, क्योंकि बहुत टी पीने के बाद भी कोई स्पेशल कैंडिडेट नहीं मिला। तभी लेफ्री अनाउंस करता है, लास्ट पार्टिसिपेंट। एक ब्लॉन्ड लड़की लाल आंखों के साथ अरीना में आती है। वो थकी और नर्वस लगती है, लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड निकालती है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है। वो तेजी से नोआ पर डैश करती है। नोआ शीश समन करता है, लेकिन इस बार अटैक शील्ड को पार कर जाता है। लड़की लगातार पुश करती रहती है। आखिरकार शील्ड टूट जाता है और उसकी स्वॉर्ड नोआ के चेस्ट तक पहुंच जाती है। क्राउड शॉक में चिल्ला उठता है। नाइट्स तुरंत लड़की को पकड़ लेते हैं, लेकिन नोआ खड़ा होता है और नाइट्स को रुकने को कहता है। लड़की अपना नाम बताती है, शर्ली ग्रैंड्स। नोआ उसे देखता है और बोलने ही वाला होता है कि वो पास हो गई है। ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो जाता है। सबसे ज्यादा शौक शर्ली को लगता है।
उसे यकीन नहीं होता कि उसने प्रिंस पर सोर्ड से अटैक किया और फिर भी उसे माफ कर दिया गया। थोड़ी देर बाद नोआ उसे अपने रूम में बुलाता है और कैजुअली कहता है कि उसका आर्मर अच्छा है। शर्ली थैंक्स कहती है और बताती है कि ये आर्मर उसके फैमिली में जनरेशन से चला आ रहा है। फिर वो पूछती है कि जब उसने उसे पास कहा तो उसका मतलब क्या था, क्योंकि नॉर्मली उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। नोआ समझाता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि वो खुद चाहता था कि उस पर पूरी ताकत से अटैक किया जाए। फिर वो शर्ली को वही अटैक दोबारा करने का ऑर्डर देता है। शर्ली को लगता है कि शायद चोट लगने से प्रिंस का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन नाइट होने के नाते वो ऑर्डर मानती है और स्टांस लेती है। शर्ली फिर से नोआ पर झपटती है। नोआ अपनी शील्ड समन करता है। इस बार उसका अटैक शील्ड को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। नोआ आसानी से शील्ड हटाकर उसे पीछे धकेल देता है। वो बताता है कि अगर वो चाहता तो एग्जाम के समय भी इसी शील्ड का यूज कर सकता था और उसे चोट नहीं लगती। नोआ कहता है कि नाइट का सबसे बड़ा ड्यूटी अपने लॉर्ड का ऑर्डर फॉलो करना होता है। उसने बस ये देखना चाहा था कि कौन बिना डरे उसका एक सिंपल ऑर्डर पूरा कर सकता है, पूरी ताकत से अटैक करना। शर्ली ने घायल करने के बाद भी हेजिटेशन नहीं दिखाई, इसलिए वो नाइट बनने के लायक है। नोआ की सोच से शर्ली पूरी तरह मूव हो जाती है। वो एक घुटने पर बैठकर पूरी जिंदगी नोआ के प्रति लॉयल्टी की ओथ लेती है। नोआ खुश होता है, क्योंकि कैरेक्टर वाले नाइट की लॉयल्टी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तभी जोई डॉक्टर के साथ आती है। डॉक्टर नोआ के वूंड को चेक करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच है। वो उसे हील कर देता है। शर्ली शॉक में बताती है कि उसके विलेज में कोई डॉक्टर नहीं है। वहां लोग प्रेयर्स या एक्सरसाइज से बीमारी ठीक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कहता है कि गरीब इलाकों में ये कॉमन है। नोआ पूछता है कि डॉक्टर बनने का फास्टेस्ट तरीका क्या है। डॉक्टर जवाब देता है अप्रेंटिस बनना। नोआ शर्ली को उसका पहला टास्क देता है। वो कहता है कि अपने विलेज से स्मार्ट और हार्ड वर्किंग लोगों को लाओ। डॉक्टर उन्हें अप्रेंटिस बनाने के लिए अग्री कर जाता है। शर्ली झुककर थैंक्स कहती है, लेकिन नोआ उसे एटिकेट सीखने को कहता है। अगली सुबह शर्ली मैंशन में एक्साइटेड उठती है। रास्ते में जोई से मिलती है। दोनों बात करती हैं और कुछ मेड्स को गॉसिप करते देखती हैं। मेड्स मजाक में नोआ की फ्यूचर शादी की बातें करती हैं। शर्ली याद दिलाती है कि नोआ सिर्फ 6 साल का है। मेड्स हंसकर कहती हैं कि वो एम्पायर का सबसे एलिजिबल बैचलर है। जोई शाय हो जाती है और चली जाती है। बाद में शर्ली नोआ के ऑफिस जाती है। वहां नाइट एग्जाम की रिपोर्ट देता है और नए नाइट्स की तारीफ करता है। नोआ डॉक्यूमेंट साइन करता है। फिर वो शर्ली से कहता है कि नाइट को बाहर तक छोड़ाए। बाहर जाते वक्त शर्ली नाइट के सामने घुटने टेक देती है। नाइट समझ जाता है कि नोआ ने उसे सीखने के लिए उसके साथ भेजा है। नाइट शर्ली को नाइटली एटिकेट समझाता है और सलाह देता है कि वो नोआ के साथ ही रहे, क्योंकि उसे इससे बेहतर मास्टर कहीं नहीं मिलेगा। कुछ ही देर बाद नोआ एक पार्टी अरेंज करता है। वहां अली परफॉर्म करती है और अपनी सॉन्ग से सबको मेस्मराइज कर देती है। एलन और सिंडी उसके सामने घुटने टेक कर इन्वाइट करने के लिए थैंक्स कहते हैं। नोआ बताता है कि ये पार्टी नाइट सिलेक्शन एग्जाम को सक्सेसफुल बनाने में उनकी हेल्प के लिए रखी गई है। वो ये भी कहता है कि पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोग पावरफुल मर्चेंट्स हैं, जिनसे उसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। ये सुनकर एलन डिसाइड करता है कि वो यहाँ यूजफुल कनेक्शंस बनाएगा। इसी दौरान जोई एक लेटर लेकर आती है। लेटर पर सेंडर का नाम नहीं होता, जिससे वो अनईजी फील करती है। नोआ पार्टी छोड़कर शर्ली और जोई के साथ लेटर खोलने चला जाता है। जोई बताती है कि मैसेंजर गार्ड्स को देखकर लेटर गिराकर भाग गया था। शर्ली वॉर्न करती है कि ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन नोआ लेवाइथन से चेक करता है और कंफर्म करता है कि लेटर सेफ है। लेटर में टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है कि बचे हुए रेबल्स कुछ नया प्लान कर रहे हैं। नोआ तुरंत समझ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसी लॉयल नाइट ने निकाली है जिसने पहले रिबेलियन की वार्निंग दी थी। जोरी और शर्ली उसकी लॉयल्टी से इंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन नोआ सोचता है कि वो ब्रेव से ज्यादा केयरलेस है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग स्पाई बनना आसान नहीं होता। नोआ तुरंत हेनरी से कांटेक्ट करता है। रिप्लाई मिलने पर उसे गिल्ट होता है, क्योंकि नाइट रेबल्स के हाथ पकड़ा जा चुका था और टॉर्चर हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हेनरी के लोग समय पर पहुंच गए, जिससे उसकी जान बच गई, मगर कंडीशन क्रिटिकल रहती है। नोआ खुद को ब्लेम करता है और जोई को बेस्ट मेडिकल केयर अरेंज करने भेजता है। अगले दिन नोआ मार्केट जाता है और शर्ली को गार्ड के तौर पर साथ ले जाता है। शर्ली दुकानों को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि उसके विलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। नोआ उसे ड्यूटी याद दिलाता है। शर्ली पूछती है कि वो क्या खरीदने आया है। नोआ बताता है कि वो हेनरी के लिए गिफ्ट लेना चाहता है। एक फैंसी स्टोर में मर्चेंट रेयर आइटम्स दिखाता है, लेकिन नोआ की नजर एक ढके हुए आइटम पर जाती है। कपड़ा हटाने पर एक ब्यूटीफुल ग्लास गॉडेस स्टैचू निकलती है।
मर्चेंट बताता है कि ये लेजेंडरी क्राफ्ट्समैन की बनाई है और पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 स्टैच्यूज हैं। नोआ तुरंत स्टैच्यू खरीद लेता है और बोनस भी देता है। तभी 8th प्रिंस ऑस्कर आता है और बताता है कि दूसरी स्टैच्यू उसके पास है। ये सुनते ही नोआ स्टैच्यू उठाकर तोड़ देता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। नोआ मर्चेंट को पूरा पेमेंट और क्लीनिंग के पैसे देने को कहता है और समझाता है कि सिंगल मास्टरपीस की वैल्यू कहीं ज्यादा होती है। वो मर्चेंट से कहता है कि खबर फैला दे कि दूसरी स्टैच्यू टूट चुकी है। ऑस्कर नोआ की थिंकिंग से इंप्रेस हो जाता है। घर लौटते वक्त शर्ली कहती है कि हर दिन उसे नोआ से नया सरप्राइज मिलता है। वो पूछती है कि उसने इतनी प्राइसलेस चीज क्यों तोड़ दी। नोआ कामली जवाब देता है कि ऑब्जेक्ट्स कभी ट्रू ट्रेजर नहीं होते। नोआ कहता है कि असली ट्रेजर वो लोग होते हैं जो साथ चलते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी जान रिस्क में डालते हैं। उसके लिए ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उसके रिलेशन से बढ़ती है। अपने आसपास के लोगों से बने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस और ऑस्कर पर किए गए बड़े एहसान की वजह से नोआ के स्टैट्स में अच्छा ग्रोथ आता है। शर्ली उसकी सोच और वैल्यूज से काफी इंप्रेस हो जाती है। नोआ मुस्कुराकर उससे कहता है कि वो भी उसके ट्रेजर्स में से एक है। इसके बाद नोआ की लाइफ एक स्मार्ट और जीनियस प्रिंस की तरह आगे बढ़ती है और देखते ही देखते 6 साल गुजर जाते हैं। अब 12 साल का नोआ नए चैलेंजेस के लिए पूरी तरह रेडी है। एक सुबह नोआ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा होता है और जोई उसे सर्व कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक नई मेड जिगी पर पड़ती है जो बार बार खिड़की के बाहर देख रही होती है। नोआ उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। जिगी बताती है कि 3 दिन हो गए हैं लेकिन उसके बर्थडे गिफ्ट्स लाने वालों की लाइन अब भी खत्म नहीं हुई है। जोई हंसते हुए बताती है कि पिछले साल तो पूरे 1 हफ्ते तक गिफ्ट्स आते रहे थे। ये सुनकर जिगी और भी नर्वस हो जाती है। नोआ समझाता है कि गिफ्ट्स लेना आसान नहीं होता क्योंकि हर गिफ्ट और भेजने वाले का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसी वजह से उसने ये जिम्मेदारी अपनी मोस्ट ट्रस्टेड मेड इवलिन को दी हुई है जिससे वो टेंशन फ्री रह सके। ब्रेकफास्ट के बाद नोआ मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेडक्वार्टर्स जाता है। एम्परर ने खुद उसे वहां काम सौंपा होता है। वो मिनिस्टर के रूम में पहुंचता है जहां चौथे प्रिंस हेनरी मौजूद होते हैं। हेनरी और नाइट कैप्टन रिकस उसका वेलकम करते हैं। हेनरी बताता है कि उन्हें इंपीरियल ऑर्डर मिला है। रिकस की कमांड में आर्मी भेजकर साउथ में चल रही रिबेलियन को क्रश करना है। बारबेरियंस रूथलेस और ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए फुल फोर्स यूज करने का प्लान है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले हेनरी नोआ की ओपिनियन चाहता है। नोआ को प्लान सही लगता है। वो रिकस को देखता है जिसने कई बैटल्स में खुद को प्रूव किया है, लेकिन नोआ उससे एक सिंपल सवाल पूछता है, असल में वो कितने सोल्जर्स ले जा रहा है। सवाल सुनते ही रिकस नर्वस हो जाता है और जवाब देने में हेजिटेट करता है। हेनरी गुस्से में एक्सप्लेनेशन मांगता है। रिकस घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। नोआ हेनरी को काम करता है और बताता है कि वॉर फंडिंग सोल्जर्स की संख्या पर डिपेंड करती है। कुछ जनरल्स नॉन सोल्जर्स को भी लिस्ट में जोड़ देते हैं ताकि ज्यादा फंडिंग मिले और वो पैसा खुद रख सकें। ये सुनकर हेनरी रिकस की ग्रीड से नाराज हो जाता है। नोआ दोनों को शांत रहने को कहता है। वो समझाता है कि एक्स्ट्रा हेल्पर्स हायर करना गलत नहीं है और थोड़ी पर्सनल कट लेना भी अंडरस्टैंडेबल है। हेनरी ये भी समझ जाता है कि कागजों में बड़ी आर्मी दिखाने से दुश्मन साइकोलॉजिकली वीक हो सकता है। वो नोआ की तारीफ करता है कि उसने करप्शन भी पकड़ा और उसका स्ट्रेटेजिक यूज भी समझा। लेकिन नोआ साफ कह देता है कि इस मिशन में ये ट्रिक अलाउड नहीं है। एम्परर ने फ्लॉलेस विक्ट्री का ऑर्डर दिया है। वो रिकस से पूछता है कि कितने नॉन सोल्जर्स रजिस्टर किए गए हैं। रिकस डरते हुए बताता है करीब 2000। नोआ उसे तुरंत उतने ही रियल सोल्जर्स अरेंज करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद नोआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए एक नोट लिखता है और रिकस को देता है। इस नोट की वजह से उसे 2000 सोल्जर्स के बराबर फंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम पर मिल जाएगी और वो पैसा रिकस रख सकता है। नाइट कैप्टन कंफ्यूज हो जाता है। नोआ कामली कहता है कि इस एक्स्ट्रा मनी के बदले उसे परफेक्ट विक्ट्री चाहिए। हेनरी इस लीडरशिप स्टाइल से काफी इंप्रेस हो जाता है। वापस जाते समय हेनरी नोआ से पूछता है कि क्या उसने कभी रियल वॉर देखी है। नोआ हाँ कहता है और अपने स्टैट्स देखता है जो अभी भी लेवल 1 है क्योंकि उसने असली बैटल नहीं लड़ी। एम्पायर में रॉयल किड्स रेयरली बैटलफील्ड में भेजे जाते हैं। ऑफिशियल रीजन बीमारी बताई जाती है, लेकिन असल में पावर स्ट्रगल्स की वजह से कई रॉयल चिल्ड्रन मारे जाते हैं। इसी कारण उन्हें बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है। हेनरी कहता है कि अब नोआ 12 साल का हो चुका है और उसे कॉम्बैट एक्सपीरियंस लेना चाहिए। नोआ जवाब देता है कि एम्परर का ऑर्डर मिलते ही वो बैटलफील्ड में होगा। हेनरी हंसते हुए कहता है कि लेजेंडरी मैजिक स्वॉर्ड के साथ उसे ज्यादा डेंजर नहीं होगा। तभी अचानक हेनरी की कैरेज रुक जाती है।
एक लड़की सामने आकर मदद के लिए चिल्लाती है। अगले ही पल कुछ बच्चे भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लड़कियां अंधेरी गलियों में जान बचाकर भाग रही होती हैं। उनके पीछे कुछ गुंडे होते हैं जो उन्हें पकड़कर इल्लीगल स्लेव ट्रेड के लिए ले जाना चाहते हैं। आखिरकार गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती खींचने लगते हैं। तभी नोआ वहां आकर उन्हें रुकने का आदेश देता है। गुंडों को अंदाजा भी नहीं होता कि वो किससे बात कर रहे हैं। वो नोआ का मजाक उड़ाते हैं और उसे बच्चा समझ लेते हैं। नोआ शांति से उनसे स्लेव ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है, क्योंकि एम्पायर में बिना रजिस्ट्रेशन ये क्राइम इल्लीगल है। सवाल सुनते ही गुंडे हिंसा पर उतर आते हैं। नोआ तुरंत लेवायथन समन करता है और एक ही अटैक में सबको बेहोश कर देता है। वो किसी को मारता नहीं है। आसपास के लोग उसकी स्किल देखकर हैरान रह जाते हैं। नोआ लड़कियों को काम करता है। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और खुद को स्लेव ट्रेड का मास्टरमाइंड बताता है। वो नोआ को धमकाता है और कहता है कि उसके पीछे फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट का सपोर्ट है। नोआ समझ जाता है कि ये एप्स्टीन का कोई पार्टनर होगा। बूढ़ा आदमी नोआ से कहता है कि लड़कियों को छोड़कर चला जाए और सब भूल जाए, लेकिन नोआ ऐसा करने से साफ मना कर देता है। नोआ हेनरी से पूछता है कि क्या वो इस आदमी को जानता है। हेनरी मना कर देता है। नोआ भी कहता है कि वो भी इसे नहीं जानता। इसके बाद नोआ लेवायथन की कर्स्ड एनर्जी से बूढ़े आदमी को भी बेहोश कर देता है। वो सबके सामने कहता है कि आजकल फर्स्ट प्रिंस के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो और उसका भाई ऐसे झूठ में नहीं फंसेंगे। लोग नोआ को एक वाइस प्रिंस के रूप में पहचान लेते हैं। नोआ सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इन सबको फर्स्ट प्रिंस के रेजिडेंस तक ले जाया जाए और बताया जाए कि ये उसके नाम का मिसयूज कर रहे थे। फिर नोआ फैसला करता है कि वो बच्चों को अपने साथ रखेगा ताकि उन्हें सेफ्टी और केयर मिल सके। बटलर को ऑर्डर मिलता है कि उनके लिए रूम्स, जॉब्स और एजुकेशन की पूरी व्यवस्था की जाए। लड़कियों की लीडर पूछती हैं कि क्या नोआ उन्हें खरीद रहा है। नोआ साफ कहता है कि वो फ्री हैं और जब चाहे जा सकती हैं, लेकिन बिट्रेयल वो टॉलरेट नहीं करेगा। बटलर उन्हें धन्यवाद के लिए कहता है और उन्हें ले जाता है। उन्हें जाते देख नोआ को याद आता है कि असली ट्रेजर लोग होते हैं। तभी वो एवेलिन को बुलाता है। एवेलिन बताती है कि सारे बर्थडे गिफ्ट्स मैनेज हो चुके हैं। नोआ उसे एक एनवेलप देता है और बताता है कि अब उसे मेड की जॉब से रिलीज किया जा रहा है ताकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर बन सके और एक रीजन संभाल सके। एवेलिन शॉक हो जाती है और प्रमोशन ठुकराने को तैयार हो जाती है, लेकिन नोआ कहता है कि उसका टैलेंट सिर्फ मेड बनकर वेस्ट नहीं होना चाहिए और अगर वो अच्छा काम करेगी तो लोग उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। एम्परर को एहसास होता है कि नोआ में लोगों को समझने की खास एबिलिटी है। इसी वजह से वो आइवलिन को मैंशन छोड़कर सीधे अपने अंडर काम करने का आदेश देता है, जिसे वो बिना हेजिटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ समय बाद एम्परर नोआ को बुलाता है। उसे पता चला होता है कि नोआ ने पब्लिकली फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट की रेपुटेशन डिफेंड की है। नोआ कहता है कि ये सब कोइंसिडेंस था और उसका असली मकसद सिर्फ बच्चों को बचाना और क्रिमिनल्स को पकड़ना था। अंदर ही अंदर वो समझ जाता है कि गिलबर्ट ने खुद एम्परर तक बात पहुंचाई होगी ताकि वो इनोसेंट दिख सके। एम्परर नोआ से पूछता है कि कानून के हिसाब से ऐसे क्रिमिनल्स को क्या सजा मिलनी चाहिए। नोआ जवाब देता है कि रिंग लीडर का राइट आर्म काटा जाना चाहिए और बाकी लोगों को आर्मी सर्विस के लिए अफगानिस्तान भेजा जाना चाहिए। एम्परर मजाक में कहता है कि वो होता तो अंडरकवर जाकर क्रिमिनल से पिटता और फिर उन्हें पकड़ता। प्राइम मिनिस्टर हंसते हुए कहता है कि एम्परर पर हमला करना इंपीरियल क्राइम होगा। नोआ कामली पॉइंट करता है कि अगर क्रिमिनल को पता ही न हो कि वो एम्परर है तो वो सिंपल असॉल्ट माना जाएगा। कोर्ट अचानक साइलेंट हो जाती है। एम्परर हंस पड़ता है और बताता है कि ये सब एक टेस्ट था। वो देखना चाहता था कि नोआ कानून को कितनी गहराई से समझता है। इसके बाद एम्परर नोआ को नया मिनिस्टर ऑफ जस्टिस अपॉइंट कर देता है। कोर्ट खुशी से भर जाती है। सब कहते हैं कि हेनरी के बाद नोआ सबसे कम उम्र का प्रिंस है जिसे मिनिस्टर बनाया गया है। नोआ खुद समझ नहीं पाता कि कैसे रिएक्ट करें। रात में नोआ अली की सिंगिंग सुनने जाता है, लेकिन उसका दिमाग कोर्ट की बातों में उलझा रहता है। उसे लगता है कि एम्परर के फैसले के पीछे कोई बड़ी वजह है। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर एम्परर को एक सीरियस रिपोर्ट देता है। एम्परर तय करता है कि प्राइम मिनिस्टर ही इसे हैंडल करेगा, क्योंकि उसके सामने अब एक और बड़ा मामला है। यही एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करो।